नमस्कार, आपका स्वागत है कमोडिटी 360 में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर खाने के तेलों की करेंगे क्योंकि यहां पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। नए हफ्ते यानी कि इस हफ्ते में भी कुछ और मुनाफा वसूली यहां पर जारी है। रिपोर्ट्स ये दर्शाती हैं कि इस बार ब्राजील और यूएस में सोयाबीन की अच्छी बुआई हुई है। साथ ही देश में भी तिलहन की फसल अच्छी है, जिसका सीधा असर खाने के तेलों पर पड़ा है। इंपोर्ट्स की बात करें तो वो भी बेहतर हैं। तेलों की कीमतों में गिरावट पर फसल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन, साथ ही जुड़ेंगे एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता हमारे साथ हैं और सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया भी हैं। अगर खाने के तेलों की यहां पर बात करें तो पाम 7 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। सरसों लगातार एमएसपी के नीचे कारोबार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हर अपटिक पे हमने यहां पर बिकवाली आते हुए देखी है और ज्यादातर जो एनालिस्ट कॉल्स हैं वो भी यही दर्शाती हैं कि आप यहां पर खरीदारी ना करें बल्कि बेच के काम करना चाहिए। एटलीस्ट अगले 2 महीने तक जून से पहले किसी की बाइंग कॉल हमने यहां पर आते हुए नहीं देखी। जो रही सही कसर थी वो यहां पर ब्लैक सी ग्रेन डील के बाद पूरी होती हुई नजर आई और हमने गिरावट उसके बाद और यहां पर बनते हुए देखी है। डॉक्टर मेहता, हम रिपोर्ट देख रहे थे जो आप हमें बेचते हैं और क्लियरली चाहे वो प्राइसेस हैं एफओबी या जिस तरह का इंपोर्ट होता हुआ नजर आया है, पिछले साल और इस साल में काफी फर्क है। लेकिन अगर आप हमारे लिए उसको और यहां पर ब्रेक डाउन कर सकें कि इंपॉर्टेंट यहां पर लेवल्स क्या वॉच करने की जरूरत है। नहीं, अगर आप इंपोर्ट का ब्रेकडाउन करना चाहे तो ये साल भी 2022 और 23 नवंबर टू अक्टूबर आई थिंक विल बी इंपोर्टिंग द सिमिलर क्वांटिटी मे बी अबाउट 140 lakhs. Out of that, about 8.5 million will be palm, about 3 million plus soya and 2.5 million sunflower. All मिलकर 14 मिलियन 140 लाख का ये ब्रेकअप है। अभी सॉफ्ट ऑयल में सन हैज बिकम चीपर देन सोया एज अ रीजन, तो सन ज्यादा आ रहा है। पाम और सन और सोया का गैप अगर कम हुआ तो आप सॉफ्ट ऑयल ज्यादा आएगा, अगर गैप ज्यादा रहा तो पाम ज्यादा आएगा। मगर ओवरऑल 14 मिलियन के करीब आएंगे, जो वैल्यू हो जाएगी इज अबाउट 1.20 लाख करोड़ हो जाएगी, जो लास्ट ईयर अगले साल हमने देखा था 1.57 लाख करोड़ था, कभी 2.2 बिलियन था। तभी प्राइस सबसे ऊपर थी, पर आज प्राइस नीचे है। तो हो सकता है कि भाई आपकी जो प्राइस है वो नीचे है, आधी है। इनफैक्ट आप अगर देखें लास्ट में और ये में कम से कम प्राइस आधी हो गई है। और अगर आप यहाँ भी देखें एक महीने में अगर आप देखें तो आरबीडी पाम ऑयल $140 नीचे आया, सीपीओ भी 140 आया, ये सनफ्लावर सोयाबीन अबाउट $100 और सनफ्लावर भी $95 नीचे आया है। और साइमल्टेनियसली लोकल प्राइस आल्सो फॉलन इन होलसेल मार्केट, सारे 11 से 12 हजार रुपया नीचे आई है। तो गवर्नमेंट तो खुश होगी कि प्राइस नीचे जा रही, कंज्यूमर खुश होगा। पर साथ में एक चीज जरूर है, आज मस्टर्ड फार्मर काफी परेशान है। एमएसपी 5450 है, उसके सामने 5100 ऑफिशियली मार्केट मंडी प्राइस दिखती है, पर उसे हाथ में तो आता है 4700, क्योंकि उसमें मंडी टैक्स लगता है, बाकी खर्चा सब निकाल के उसके 4700 मिले। जब सोइंग हुआ तभी 7000 के प्लस था, तो काफी डिस्करेज हुआ है। और उसकी इम्पैक्ट एक जरूर आएगी खरीफ में। आप देखिए सोयाबीन का एकरेज भी कम होगा और अपना रबी में मस्टर्ड का भी एकरेज कम होने की पूरी संभावना है। हमारा एक सुझाव था गवर्नमेंट को भी कि आप मस्टर्ड एमएसपी पे बड़े जोरों से लीजिए। अभी तक तो 5-5.5 लाख टन ही नाफेड ने दिया है। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी 5450 और ऊपर लिए जाए और बफर कर लो आप। ये राइट टाइम में बफर कर लेंगे, क्योंकि आपके सिर पे एल निनो हो सकता है। एल निनो अगर इम्पैक्ट आई तो इट विल सफर, आपका खरीफ का प्रोडक्शन सफर करेगा, ऑयल सीड का, पल्सिस का, राइस का। तो तभी अगर आपने अभी जो मस्टर्ड लेके रखा है, बफर स्टॉक कर लिया है 15 से 20 लाख टन का, दैट टाइम यू कैन रिलीज दैट बफर स्टॉक एंड चेक द प्राइस यार। तो वो भी एक जरूरी है। तो देखते हैं अभी क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि मस्टर्ड के किसान काफी परेशान है। हम खुद परेशान है इसके लिए। ये साल हमने 1300 मस्टर्ड फार्म बनाए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अच्छा रिस्पॉन्स मिला, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तभी एक हमने एश्योरेंस दिया था किसान को कि आप जो मॉडल फार्म बना रहे हैं हम उसमें अगर एमएसपी से नीचे जाएगा तो हम ले लेंगे। तो अभी सारे किसान हमारे पास भी आ रहे कि साहब आपने तो बोला था आप हमारा माल ले लीजिए। ये भी परेशानी हमको एज ए इंडस्ट्री वी आर आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। तो अगर गवर्नमेंट जोरों से अगर अपना ऑपरेशन चालू कर दे और एटलीस्ट एक महीने में अंदर और 5 से 10 लाख टन और ले ले,
तो मार्केट को सपोर्ट मिल जाएगा। और एक तीसरी बात है जी। मार्केट को सपोर्ट करने के फ्यूचर ट्रेडिंग मस्टर्ड में फिर से खोलना जरूरी है। दैट विल आल्सो सपोर्ट दी मार्केट यार। तो अलग अलग है, फ्यूचर ट्रेडिंग खोलिए, बफर स्टॉक कीजिए, एमएसपी का ऑपरेशन जोरों से कीजिए। तो ये तीनों चीज एक साथ में करेंगे तो मस्टर्ड के फार्मर को थोड़ी राहत मिल जाएगी। एब्सोल्युटली। और जहां हाँ तक जी ये मैडम। दूसरी सरसों की बात है तो क्रशिंग भी इस बार हमने बहुत कम होते हुए देखी है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री को खरीदारी एक तरफ और क्रशिंग दूसरी तरफ, दोनों तरीके से यहाँ पर एक झटका लगता हुआ नजर आया है। संदीप जी, जैसे बात की गई भाव कम है, खरीफ में बुआई कम होगी, अगर ठीक भी होती है तो एल निनो क्या यहाँ पर चक्कर है। एज ऑफ नाउ काफी नीचे के प्राइसेस हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। आपको क्या लगता है अगले 3 महीने में खाने के तेलों के जो सेक्टर है यहाँ पर कहाँ नजर रखने की जरूरत है, प्राइसेस के लिहाज से, अवेलेबिलिटी के लिहाज से? मनीषा जी, जहां तक अवेलेबिलिटी का सवाल है, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। लोकल सीड भी इतना सारा हमारे पास में है, मस्टर्ड है, सोयाबीन है, राइस ब्रान है, और हमें समझ में नहीं आ रहा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें उसका। क्रशिंग करें तो ऑयल में पैरिटी नहीं है, क्रशिंग का नुकसान का काम है। उसी तरह से इंपोर्ट ऑयल भी हमने देखा कि पिछले, आप देख रहे हैं, नवंबर से लेके तो अप्रैल, बीच में 6 महीने में 80 लाख टन तेल आ गया। तो ये भी हमारी जो एक्चुअल 70 लाख के ऊपर डिमांड नहीं थी, 10 लाख एक्स्ट्रा ही आ गया, 80 लाख टन आ गया है। तो ये सब कारणों से इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी नाउ, इज नो मोर अ प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज। एंड गवर्नमेंट हैज टू डील, ये प्रॉब्लम को उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी करके समझना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का एटीट्यूड अभी भी ऐसा चल रहा है कि जैसे कि शॉर्टेज वाली इकोनॉमी चल रही है। तो इस कारण से पूरे इकोसिस्टम में जैसे हमें होलिस्टिक वे में चलना होता है कि भाई फार्मर है, प्रोसेसर है और कंज्यूमर है, इनके बीच में एक समन्वय बना के चलना है, जिसमें गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिले, गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है वेलफेयर स्कीम्स के लिए। तो ये चारों चीज का समन्वय जब बन सकता है जब हमारे यहाँ इम्पोर्ट ड्यूटी जो है बढ़े। और अभी इम्पोर्ट ड्यूटी में जैसे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सेस है, तो वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सेस वेज ऑयल पे, क्रूड ऑयल पे 10% बढ़ाना चाहिए और रिफाइंड ऑयल पे कम से कम 15-17% बढ़ाना चाहिए। सो दैट उससे गवर्नमेंट के पास एक रेवेन्यू भी आएगा जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर सकते हैं, वेलफेयर स्कीम पे खर्चा कर सकते हैं, ऑयल सीड डेवलपमेंट पे खर्चा कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम ये मस्टर्ड का एमएसपी का प्रॉब्लम भी कुछ हद तक रिजॉल्व हो जाएगा, किसानों को एमएसपी मिलने लग जाएगी। और हमारे यहाँ जो क्रशिंग बहुत स्लो डाउन मोड में चल रही है, आपने सही कहा कि क्रशिंग बहुत स्लो डाउन में चल रही है। पिछले साल से आप देखेंगे आंकड़े, जितनी क्रश हो रही थी 5 अप्रैल मई में मस्टर्ड की, उससे 70% पे हम चल रहे हैं। तो वो कारण से क्रशिंग भी बढ़ेगी, लोकल सीड का पैरिटी बनेगा, तो ये सब माहौल उससे सॉल्व होगा। बट इशू मैंने आपको सही कहा ना, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, नॉट प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज। तो उसको उस मायने से, उस माइंडसेट से डील करने की जरूरत है। एंड बट आई थिंक गवर्नमेंट इज लिटिल ओवर कॉशियस मोड में चल रही है गवर्नमेंट, और इसीलिए ये जो हॉलिस्टिक अप्रोच जो है कि चारों को हॉलिस्टिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए, वो बैलेंसिंग नहीं हो रहा है। आई थिंक इट्स अ टाइम कि वो इस पे गौर करे, बैलेंसिंग करे। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि आपने बहुत सही अनुमान लगाया कि भाई जो कॉल्स आ रहे थे वो लॉन्ग जाने के आ ही नहीं रहे थे, शॉर्ट के जाने के आ रहे थे, और ऊपर में ये कॉरिडोर और जो यूक्रेन रशिया वाला एक्सटेंड हो गया, तो वो कॉरिडोर एक्सटेंड होने से बोलते हैं ना, लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, मतलब उसके कारण और मार्केट को जो थोड़ा बहुत भी जान बची थी कि ऊपर जाने की बचे, वो खत्म हो गई। एंड सप्लाई बहुत सॉलिड बना हुआ है। अभी सनफ्लावर ऑयल का मैं आपको बताता हूँ, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ तो गवर्नमेंट बहुत चिंतित हो गई थी कि सनफ्लावर कहाँ से मिलेगा। यूरोप में शेल्फ, कंज्यूमर शेल्फ से सनफ्लावर ऑयल गायब हो गया, बिकॉज वो लोग यूक्रेन से माल निकल नहीं रहा था और रशिया से वो सैंक्शंस के कारण खरीद नहीं पा रहे थे। और यही दो मेजर कंट्रीज है वर्ल्ड में जो सनफ्लावर सप्लाई कर पाती है। तो इंडिया में भी वही गवर्नमेंट को चिंता हो रही थी कि सनफ्लावर का क्या होगा, यहाँ कंट्री में हम 2 लाख टन इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने, डॉक्टर मेहता ने, अतुल जी ने, हमने मिलकर गवर्नमेंट को अश्योर किया था उस समय कि आप चिंता मत करें, हम सप्लाई चेन बना के रखेंगे, दो नहीं तो कम से कम 1,40,000 टन तो हम मंगा लेंगे। वो हमने मंगा के दिखाया गवर्नमेंट। लेकिन आज हालत ये हो रही है कि हमें सनफ्लावर ऑयल इस महीने में हमारे पास में, मई में आप समझ के चलिए 3 लाख टन आए, जो हमारी एक्चुअल डिमांड 2 लाख टन की है। कब अराइवल विल बी 3 लाख टन। मतलब जहां से चाहिए उतना सनफ्लावर मिल रहा है हमें। सोयाबीन ऑयल भी मई महीने में हमारे अनुमान से करीबन 3.25-3.5 लाख टन आएगा। पाम ऑयल का इंपोर्ट कम है मई महीने में, बिकॉज पाम प्राइसेस सॉफ्ट के बियॉन्ड में बड़े कॉम्पिटिटिव नहीं थे। जनरली पाम 150-200 सस्ता बिकता है सॉफ्ट ऑयल से, सनफ्लावर सोयाबीन से वो नहीं था। पाम अप्रैल और मई महीने में इक्वल भाव बिका है या सिर्फ $20-30 सस्ता बिका है, तो लोगों ने पाम का तेल इंपोर्ट कम किया है।
तो पाम का इंपोर्ट मेरे ख्याल से मई महीने में विल नॉट एक्सीड 4.5-5 लाख टन, बट सोयाबीन और सनफ्लावर मिला के 7 लाख टन का इंपोर्ट हो जाएगा मई महीने में। ओके। तो आप समझ के चलिए, तो अच्छा है कंज्यूमर के लिए। और कीमतें 100 रुपए किलो के नीचे सब होलसेल कीमतें चल रही हैं सभी तेलों की। एंड ये बहुत दिनों के बाद कि वेजिटेबल ऑयल इतना सस्ता कंज्यूमर को मिल रहा है। आई थिंक इससे कंजम्पशन भी देश में बढ़ेगा। हमारा जो एनुअल कंजम्पशन पर कैपिटा पर पर्सन हम गिनते हैं 16.5-17 लाख केजीज पर पर्सन पर ईयर, और 142 करोड़ की पॉपुलेशन में हम रफली गिनते हैं करीबन हमें 240 लाख टन का तेल का डिमांड होगा साल में। और उसमें से हम 100 लाख टन हम खुद बनाते हैं, प्रोडक्शन है अपना डोमेस्टिक, और 140 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है ये कीमतें रीजनेबल और सस्ती होने से एक फायदा होगा कि इंडिया में कंजम्पशन बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा वेजिटेबल ऑयल का, और हर साल एडिशनल 10-15 लाख टन तेल की हमारा रिक्वायरमेंट बनेगी। और वो 10-15 लाख में से हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन 5-1 लाख बढ़ पाएगा, 10 लाख टन हमें इंपोर्ट से बढ़ाना पड़ेगा। तो हो सकता है इंपोर्ट हम 140 के अब 150 लाख टन पे आ जाए, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन 100 है, वो 5-5 लाख टन हर साल बढ़ता रहे। तो ये एक इसका गुड साइन है कि हमारे यहाँ कंजम्पशन बढ़ेगा, और वेज ऑयल में इंडस्ट्री को फिर लॉन्ग टर्म में इस चीज का फायदा होगा। तो लो प्राइसेस के कुछ फायदे भी है, उसमें से ये सबसे बड़ा फायदा। जी हाँ, पर बहुत ज्यादा लो प्राइसेस का इंडस्ट्री को फायदा नहीं है, और आगे जाके क्लियरली भाव उस वजह से यहाँ पर एक्सपेंसिव हो जाते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहता, एंड आप दोनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए, आपका भी यहाँ पर संदीप जी, और तेलों के बारे में वो डिटेल में हमारे साथ चर्चा भी करने के लिए। एक ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो अपने जोड़ेंगे एक्सपर्ट्स को अपने साथ, आपको बताएंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आपका स्वागत है, और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मनोज जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। एग्री पर हम चर्चा कर ही रहे थे, और इसी स्पेस में आपकी टॉप ट्रेड्स आज कहाँ हैं? नमस्कार मनीषा जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पाइसेस में अच्छी करेक्शंस जो है वो देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें जीरा की, तो यहाँ लगातार जो है गिरावट देखने को मिली है, और आज हमने कीमतों को 44,000 के भी नीचे फिसलते हुए देखा था। तो थोड़ी बढ़त अगर यहाँ मिलती है 44,500-600 के आसपास, तो फिर एक बार बिकवाली की सलाह रहेगी। 45,250 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य जो है वो नीचे में 43,000 से 42,800 का रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉटन सीड ऑयल केक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और आज 4% के लोअर सर्किट वहां लगते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पे अगर थोड़ी और गिरावट आती है 2450 के आसपास, तो वो एक अच्छा स्तर होगा बाइंग के लिहाज से। तो 2450 के अगर स्तर मिले तो वहां बाइंग करके चलना चाहिए। 2400 का एक स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में लक्ष्य फिर से एक बार 2550 तक का रख सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि डिप्स की वेट यहाँ पर और भी करनी है, और जैसे जी हाँ कहा गया, कॉटन सीड ऑयल केक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, 4% के लोअर सर्किट के साथ कारोबार। नॉन एग्रो स्पेस में भी काफी उठापटक है। प्रियांक, यहाँ पर आपकी नजर कहाँ है? गुड इवनिंग मनीषा जी। आज हमारी दोनों ही पिक एनर्जी कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने देखा है कि नेचुरल गैस प्राइसेस में हमने लास्ट वीक भी चर्चा की थी कि एक बाउंस बैक प्ले आउट हो सकता है, और हमने देखा कि वो बाउंस बैक 220 के आसपास तक गया था। वहां से फिर से एक रिट्रेसमेंट हुआ है अभी। तो ये मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है टू गो लॉन्ग। तो यहाँ पे 193 के आसपास लॉन्ग किया जा सकता है। 178 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 215 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। दूसरी पिक क्रूड ऑयल रहेगी। क्रूड में भी हमने देखा है कि लोअर लेवल्स अराउंड 5850 5800 कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। एक सीमित दायरे में है। ऑन द हायर साइड भी 6100 6150 एक लिड रहेगा। तो यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। जो भी करेक्शन आता है 5970 6000 के आसपास अक्यूमुलेट किया जा सकता है। 5850 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 6150 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। प्रियांक, मेटल्स आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक और दिन मुनाफा वसूली या गिरावट के साथ शुरू हुआ, और उसी तरह से हमने पूरा दिन बीता हुआ देखा भी। यूरोप में एटलीस्ट वैसे वाले ट्रेंड्स हैं, लेकिन यूएस से क्या एक्सपेक्टेड है? जिस तरह की यूएस डेट सीलिंग की बातचीत है, डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की तेजी कायम है, कितना और गिरावट या कितना और असर उसका हम मेटल्स पे आता हुआ देखेंगे? मेटल्स में बेसिकली जो चाइना का रिकवरी फैक्टर था वो इतना एंकरेजिंग नहीं है अभी तक। तो जो स्टिमुलस की बातें हैं, अगर स्टिमुलस निकल के आता है तो जरूर एक सपोर्टिंग फैक्टर का काम करेगा। एंड जिस तरह से डेट सीलिंग की चर्चा हो रही है,
अभी और 10 दिन है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑन टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई और अर्ली जून नतीजा निकल के आएगा, वो एक सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा रिस्क ऑन एसेट्स के लिए। एंड जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में हमने देखा था कि एक रैली 101 के आसपास से जो शुरू हुई थी, अभी 103 हाफ के आसपास है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत अपसाइड लिमिटेड दिखता है डॉलर इंडेक्स में, यहाँ से 104 हाफ यहाँ तक जाके वहां से एक मेजर रेजिस्टेंस शेप अप होता हुआ दिख सकता है, जो बेस मेटल्स के लिए और ओवरऑल कमोडिटी कॉम्प्लेक्स के लिए सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा। तो मुझे लगता है कि मेटल्स में जो बेरिशनेस, जो बेरिश मूव्स थे कॉपर में, वो ऑलमोस्ट नियर सपोर्ट जोन हम कह सकते हैं आ चुके हैं। तो यहाँ से डाउनसाइड मुझे लिमिटेड दिखती है मेटल्स में, और एक अपसाइड पोटेंशियल कॉपर में दिखता है। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो अभी 708 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं, तो 700 और 690 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वो होल्ड होते हुए मुझे लगता है फिर से एक रिबाउंड 750 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ऑलराइट, यानी कि हल्की सी गिरावट और है, लेकिन एक्यूमुलेशन लेवल्स यहाँ पर बहुत जल्द मेटल्स में बनते हुए दिख रहे हैं। मनोज जी, एक सवाल आपसे गुआर पैक पर, क्योंकि यहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। अब तो प्रेडिक्शन ये है कि और बारिश और ओले अगले 2-3 दिन में दिल्ली के आसपास यहाँ पर पड़ सकते हैं। तो क्लियरली जिस तरह की मानसून वेगरीज हम यहाँ पर बनता हुआ दिख रहे हैं, क्या उस सेंटिमेंट का कुछ फायदा गुआर उठाता हुआ दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल हमने देखा है कि यहाँ पे जो पहले अल्नीनो की बातें हो रही थी और अभी हम एक चेंज जो है वो वेदर में देख रहे हैं। साथ ही यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में जो लगातार बढ़त देखने को मिल रही है और जो इंटरनेशनल मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसके चलते कीमतों पर दबाव देखने को मिला है और आज हमने 5,500 के स्तर के भी नीचे फिसलते हुए देखा है। तो अभी शॉर्ट टर्म में ट्रेंड जो है वो नेगेटिव बना रह सकता है। ग्वार सीड में एक जो दायरा यहाँ पे समझ में आता है वो लोअर साइड में 5,350 और अपर साइड में 5,580 ये दायरा जो है वो बना रह सकता है। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो 10,500 से 11,100 का एक जो रेंज है वो बना रह सकता है अगले कुछ 2 से 3 सेशन के लिए। ऑलराइट, तो वो स्ट्रैटेजीज हैं जो हम होप करते हैं आपने नोट की हैं। काफ़ी सारी कमोडिटीज़ पर हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने आपको राय दी हैं। लेकिन इसी के साथ चर्चा समाप्त करने का भी समय है। मनोज जी, प्रियांक, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लाएंगे आवाज़ समाचार।